कहते हैं ज्ञान वो सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। और आज की इस तेजी से बदलती दुनिया को समझने के लिए सही जानकारी और गहरा विश्लेषण ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। स्वागत है द डीप डाइव की आज की इस खास बातचीत में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं समसामयिक विषय पर गहराई से बात करेंगे। विषय है वैश्वीकरण, उसकी बदलती कहानी, बढ़ती असमानता के साथ उसका जो एक उलझा हुआ सा रिश्ता है, और इस सब में प्रतिस्पर्धा और नवाचार की क्या भूमिका रही है। हमारी ये जो चर्चा है ये द प्रिंट में हाल में छपे एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। और हाँ, ये विषय यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, खासकर इकोनॉमी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से। पर यह बातचीत उन सब के लिए फायदेमंद है जो समझना चाहते हैं कि भाई ये जो वैश्वीकरण का सपना था दुनिया को जोड़ने का, वो आज इतने मुश्किल, इतने जटिल मोड़ पर क्यों आ खड़ा हुआ है। यही आज का हमारा मिशन है, इस लेख के जरिए वैश्वीकरण की पहेली को परत दर परत खोलना। तो ठीक है, आइए इसे खुलकर समझते हैं। तो शुरुआत में तो वैश्वीकरण को लेकर एक गजब का उत्साह था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऐसा माना गया है कि ये विकास का इंजन बनेगा, देशों को पास लाएगा, सामान, सेवाएं, इनका आना जाना आसान करेगा जी। नई टेक्नोलॉजी आएगी, पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। स्रोत भी यही बताता है कि वादा बड़ा सुनहरा था, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकीकरण। हाँ, और सबकी भलाई का वो एक उम्मीदों भरा दौर था, सही कहा आपने। लेकिन पिछले कुछ सालों में तस्वीर काफी बदली है। अब ज्यादा ध्यान वैश्वीकरण के, आप कह सकते हैं, नकारात्मक पहलुओं पर जा रहा है। खासकर ये जो बढ़ती असमानता है, चाहे वो अलग अलग देशों के बीच हो या फिर एक ही देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच की खाई। एक बड़ा मोड़ शायद 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद आया। तब से एक नया ट्रेंड दिखने लगा है, स्थानीयकरण की तरफ झुकाव, लोकलाइजेशन जिसे कहते हैं। लोकलाइजेशन मतलब दुनिया से उतना जुड़ने के बजाय अपने घर पर, अपने देश या इलाके पर ज्यादा फोकस करना। हाँ, कुछ वैसा ही। मतलब वैश्विक सप्लाई चेन पर जो एक निर्भरता बन गई थी, उसे कम करके अपने ही देश या क्षेत्र में उत्पादन पर जोर देना। और इसके पीछे कारण भी हैं। देखिए, बढ़ते भू राजनीतिक तनाव जैसे हमने हाल के वर्षों में देखे हैं। बिल्कुल। और फिर महामारी के दौरान सप्लाई चेन कैसे टूटी, वो अनुभव भी था। इसने देशों को सोचने पर मजबूर किया। अब वो पूरी तरह दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा लचीला, मतलब रेजिलिएंट बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये रेजिलियंस या लचीलापन, इसका मतलब क्या है अर्थव्यवस्था के संदर्भ में? इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की क्षमता किसी बड़े झटके को झेलने की, जैसे कोई महामारी आ गई या कोई युद्ध छिड़ गया या कोई बड़ा आर्थिक संकट आया, तो उसे झेल पाना और उससे जल्दी उभर पाना, इस पर अब ज्यादा जोर है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा लेख भी इशारा करता है, कि देश अब आंख बंद करके वैश्विक एकीकरण के पीछे नहीं भाग रहे हैं। वो अब क्षेत्रीय गठबंधनों, मतलब रीजनल अलायंसेस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक और चीज है चुनिंदा अलगाव या सिलेक्टिव डीकपलिंग। सेलेक्टिव डीकपलिंग, ये क्या है? इसका मतलब है कि कुछ खास क्षेत्रों में जो बहुत ज़रूरी या संवेदनशील हैं, जैसे मान लीजिए एडवांस टेक्नोलॉजी है या ज़रूरी दवाइयाँ हैं, हाँ। उन मामलों में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करना, भले ही बाकी क्षेत्रों में व्यापार चलता रहे। तो अब देखिए, सिर्फ आर्थिक फायदा या कुशलता, एफिशिएंसी ही सब कुछ नहीं है। आत्मनिर्भरता और सुरक्षा, ये चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। तो ये जो पूरा बदलाव है, इसने तो वैश्वीकरण की जो मूल भावना थी उसे ही बदल दिया है, लगता है। हाँ, राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स जैसा कहते थे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब ये कुछ एक लॉटरी जैसा लगने लगा है, जिसमें कुछ बड़े विजेता हैं और बाकी शायद उतने भाग्यशाली नहीं रहे। स्रोत भी इस बढ़ते एहसास का जिक्र करता है, और हम इसे हाल की घटनाओं में भी देख सकते हैं, जैसे अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए, या फिर देश कैसे अपने रणनीतिक हितों के हिसाब से गुट बना रहे हैं। जी, भारत और यूके के बीच जो मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत चल रही है, वो भी शायद इसी दिशा में एक कदम है। हाँ, माना जा सकता है। ये सब दिखाता है कि कैसे वैश्विक नियम अब राष्ट्रीय या क्षेत्रीय हितों के हिसाब से मोड़े जा रहे हैं। यही बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। और दूसरा है, एक ही देश के भीतर अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, मतलब घरेलू असमानता। अच्छा, तो क्या इन दोनों में कोई विरोधाभास है? मतलब
ऐसा हो सकता है कि एक तरह की असमानता कम हो रही हो और दूसरी बढ़ रही हो। हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और शायद चिंताजनक मोड़ है। देखिए, फ्रांसवा बोर्गनिन और ब्रैंको मिलानोविक जैसे बड़े अर्थशास्त्रियों ने इस पर काफी काम किया है। उनके शोध से पता चलता है कि 20वीं सदी के बीच में, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद, विकसित देशों के अंदर असमानता कम हुई थी। उसे ग्रेट लेवलिंग का दौर भी कहते हैं। ग्रेट लेवलिंग यानी बराबरी की तरफ बढ़ना। जी, लेकिन 20वीं सदी के आखिर तक आते आते ये ट्रेंड पलट गया। हुआ ये कि चीन और भारत जैसी बड़ी उभरती अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। इसके कारण दुनिया के अलग-अलग देशों के बीच जो आय का औसत अंतर था वो कुछ कम हुआ। मतलब गरीब देश थोड़े अमीर हुए, कह सकते हैं। अच्छा, तो देशों के बीच की खाई थोड़ी पटी। हाँ, औसत रूप से। लेकिन इसी दौरान कई देशों के अंदर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई और चौड़ी हो गई। बोर्गनिन ने एक खास इंडेक्स है, थियल इंडेक्स, जो असमानता मापता है, उसका इस्तेमाल करके दिखाया कि 2000 के दशक में कुल वैश्विक असमानता में थोड़ी कमी आई। लेकिन ये कमी मुख्य रूप से देशों के बीच का अंतर घटने से हुई थी। जबकि विश्व असमानता रिपोर्ट 2020 ये बताती है कि आज दुनिया की कुल असमानता का लगभग 2/3 हिस्सा देशों के भीतर की असमानता से आता है। 2/3, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब असली चुनौती शायद देशों के बीच नहीं बल्कि देशों के अंदर ही पनप रही है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये साफ हो जाता है कि वैश्वीकरण और असमानता का रिश्ता सीधा सीधा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि बस वैश्वीकरण आया और उसने सारी असमानता पैदा कर दी। कहानी इससे कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, और मुझे लगता है लेख का केंद्रीय तर्क भी यही है, और यहीं पर ये यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए खासतौर पर समझने लायक बात है। लेख कहता है कि वैश्वीकरण अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है। इसके नतीजे इस बात पर निर्भर करते हैं कि देश इसके साथ जो ताकतें आती हैं, खासतौर पर प्रतिस्पर्धा और नवाचार, उन्हें कैसे संभालते हैं। सही। और लगता है कि कई देशों में शायद नीतियां पीछे रह गईं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सामाजिक सुरक्षा है, या फिर टैक्स लगाकर अमीरों से लेकर गरीबों में बांटने वाली नीतियां हैं, पुनर्वितरण की नीतियां। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो उतनी मजबूत नहीं बन पाई जितनी जरूरत थी। और इसी कह सकते हैं नीतिगत विफलता के कारण वैश्वीकरण से जो फायदा हुआ भी वो सब तक बराबर नहीं पहुंच पाया। बिल्कुल। स्रोत में एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है कि ये वो शांत बढ़ती लहर नहीं रही जो सभी नावों को एक साथ ऊपर उठा ले, बल्कि ये एक भयंकर तूफान जैसा साबित हुआ, जिसने कुछ बड़ी मजबूत नावों को तो और ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन कई छोटी कमजोर नावों को शायद डुबो दिया या पीछे छोड़ दिया। बहुत सटीक उपमा है। और आज जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इतनी खींचतान देख रहे हैं, संरक्षणवाद की बातें हो रही हैं, वो शायद इसी बढ़ते विभाजन का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा। और जब हम इस पहेली को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा हुआ क्यों, ये खाई बड़ी क्यों, तो 2 शब्द बार बार सामने आते हैं: प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, और नवाचार, इनोवेशन। देखिए, पारंपरिक अर्थशास्त्र के कुछ सिद्धांत थे, जैसे स्टॉल्पर सैमुएल्सन प्रमेय। हाँ, ये नाम सुना है। जी, ये सिद्धांत मूल रूप से ये बताने की कोशिश करता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खुलने से किसी देश में किस तरह के कामगारों को फायदा होगा, कुशल या अकुशल। और इसने भविष्यवाणी की थी कि व्यापार खुलने से विकासशील देशों में कम कुशल मजदूरों को फायदा होगा और विकसित देशों में असमानता बढ़ेगी। लेकिन क्या ऐसा ही हुआ विकासशील देशों में? नहीं, यहीं पर पेंच है। हकीकत ज्यादा पेचीदा निकली। मेक्सिको, ब्राजील, भारत और चीन जैसे कई विकासशील देशों में देखा गया कि व्यापार बढ़ने और अर्थव्यवस्था खुलने के साथ साथ देश के भीतर अमीरी गरीबी का फासला कम होने के बजाय बढ़ गया। अरे, ये तो सिद्धांत के अनुमान के बिल्कुल उलट हो गया। हाँ, तो सवाल उठा कि ऐसा क्यों? यहाँ पर लेख के अनुसार गुम हुई कड़ी है प्रतिस्पर्धा और नवाचार। हुआ क्या कि जब बाजार खुले, बाहरी कंपनियों से मुकाबला बढ़ा, तो देशी कंपनियों पर भी दबाव आया। दबाव किस बात का? बेहतर करने का, ज्यादा कुशल बनने का, नई टेक्नोलॉजी अपनाने का। इससे अब कुल मिलाकर उत्पादकता तो बढ़ी, देश की आर्थिक क्षमता बढ़ी, लेकिन इसका फायदा मुख्य रूप से उन लोगों को मिला जिनके पास नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का हुनर था, या जो नए आइडिया लेकर आए, मतलब उद्यमी थे, या जिनके पास निवेश करने के लिए पूंजी थी। अच्छा। जो लोग कम कुशल थे या जिनके पास ये साधन नहीं थे, वो इस दौड़ में पीछे छूट गए। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है
कि क्या विकास के लिए जरूरी ये जो प्रतिस्पर्धा और नवाचार हैं, क्या इन्हें इस तरह से साधा जा सकता है कि इनका लाभ ज्यादा लोगों तक पहुंचे, न कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सिमट कर रह जाए? भारत का अपना अनुभव खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद इस पूरी कहानी को बहुत साफ तरीके से दिखाता है, जैसा लेख में भी बताया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सकारात्मक बदलाव हुए। बाजार खुले, विदेशी निवेश आया, आयात पर टैक्स यानी टैरिफ कम हुए। इससे उद्योगों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा शुरू हुई। आप सोचिए, पहले जहां सिर्फ सरकारी एयरलाइन होती थी, हाँ, इंडियन एयरलाइंस, वहीं बाद में कई निजी कंपनियां आ गईं, हवाई यात्रा सस्ती हुई, सुलभ हुई। ऐसे कई और क्षेत्रों में हुआ, एकाधिकार टूटा। जी। इस नई प्रतिस्पर्धा ने कंपनियों को बेहतर बनने, नए आइडियाज लाने पर मजबूर किया। नतीजे भी दिखे, गरीबी दर में काफी कमी आई, आम लोगों के लिए चीजों के विकल्प बढ़े और देश की आर्थिक विकास दर, जो 1980 के दशक में मुश्किल से 4% के आसपास रहती थी, वो बढ़कर 7% से भी ज्यादा हो गई। ये सब वैश्वीकरण और उदारीकरण के सीधे फायदे थे। हाँ, ये सब सकारात्मक पहलू हैं, बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। हाँ, और वही पहलू असमानता से जुड़ा है। जैसा कि स्रोत साफ तौर पर रेखांकित करता है, ये जो नई समृद्धि आई, ये बराबर नहीं बटी। आज भारत में जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, उनकी आय देश की कुल राष्ट्रीय आय का 23% से भी ज्यादा हो गई है। 23%? जी, जबकि उदारीकरण जब शुरू हुआ था तब ये आंकड़ा करीब 10% था। बाप रे, कितना बड़ा उछाल है ये। तो सबक क्या है? सबक यही लगता है कि वैश्वीकरण ने मौके बनाए, धन पैदा किया, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिन ताकतों ने ये संभव किया, यानी प्रतिस्पर्धा और नवाचार, उन्होंने ही उन लोगों को कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाया जो इन मौकों का लाभ उठाने के लिए बेहतर स्थिति में थे, जिनके पास शिक्षा थी, हुनर था, पूंजी थी। हाँ, बिल्कुल। और शायद हमारी नीतियां, हमारी पॉलिसीज इस बढ़ती खाई को पाटने में उतनी कामयाब नहीं रहीं। और ये कहानी सिर्फ भारत या विकासशील देशों की नहीं है। दुनिया भर में, खासकर विकसित देशों में भी एक और चीज देखने को मिली है। उसे कहते हैं कौशल आधारित तकनीकी परिवर्तन, स्किल बायस्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज। स्किल बायस्ड टेक्नोलॉजिकल चेंज, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि नई टेक्नोलॉजी इस तरह की आ रही हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे और कुशल कामगारों की मांग तो बढ़ाती हैं, लेकिन जो कम कुशल कामगार हैं उनकी जरूरत या तो कम कर देती हैं या उनकी मजदूरी पर दबाव डालती हैं। इससे कुशल और अकुशल कामगारों की तनख्वाह में अंतर बढ़ता जाता है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी खुद ही एक तरह से असमानता बढ़ा रही है। हाँ, और ये तकनीकी बदलाव भी कहीं ना कहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धा का ही नतीजा है। कंपनियां दुनिया में टिके रहने के लिए, आगे रहने के लिए नई से नई टेक्नोलॉजी अपनाती हैं। तो देखिए, नवाचार कोई अलग थलग चीज नहीं है, ये अक्सर अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में आगे रहने की जरूरत से ही पैदा होता है। इसी तरह देशों ने जो टैक्स कम किए, नियम आसान किए, जिसे डीरेगुलेशन कहते हैं, ये बाजार खोले, हाँ, वो भी अक्सर दुनिया भर के दबावों और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उठाए गए कदम थे। तो मतलब ये हुआ कि वैश्वीकरण का असर सिर्फ सीधे तौर पर व्यापार और पैसे के आने जाने से नहीं होता, बल्कि ये देशों को अपनी नीतियां बदलने पर, नई तकनीक अपनाने पर, अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का ढांचा बदलने पर भी मजबूर करता है। बिल्कुल। और उसके भी अप्रत्यक्ष रूप से असमानता पर असर पड़ते हैं। बिल्कुल। वैश्वीकरण असमानता को सीधे तौर पर व्यापार और पूंजी के प्रवाह के जरिए प्रभावित करता है, ये तो है ही, पर अप्रत्यक्ष रूप से भी करता है, देशों को अपनी नीतियां बदलने, नवाचार करने, नियमों को सरल बनाने, अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए प्रेरित करके। लेकिन यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा लेख भी कहता है, कि हर देश की अपनी कहानी अलग होती है। हाँ, ये सब बात बातें मिलाकर मिलकर तय करती हैं कि वैश्वीकरण और नवाचार का असमानता पर क्या और कितना असर पड़ेगा। इसलिए दुनिया के हर देश पर वैश्वीकरण के असर को एक ही लाठी से हाँकना, मतलब जनरलाइज करना, सही नहीं होगा। ये अतिसर्जीकरण होगा। समझ गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे का रास्ता क्या है, खासकर तब जब दुनिया में डीग्लोबलाइजेशन की बातें हो रही हैं, मतलब वैश्वीकरण से पीछे हटने की, अपनी सीमाएं बंद करने की, आयात पर निर्भरता कम करने की बातें जोर पकड़ रही हैं। क्या हमें वापस पुराने दौर में लौट जाना चाहिए? शायद पूरी तरह पीछे लौटना न तो संभव है और न ही शायद जरूरी या फायदेमंद। स्रोत एक बीच का रास्ता सुझाता है, एक संतुलित रास्ता, जिसे क्षेत्रीय वैश्वीकरण, रीजनल ग्लोबलाइजेशन कहा जा सकता है। क्षेत्रीय वैश्वीकरण, रीजनल ग्लोबलाइजेशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि देश पूरी दुनिया से एकदम कटने के बजाय अपने आसपास के देशों के साथ,
मतलब अपने क्षेत्र रीजन के साथ व्यापार और सप्लाई चेन को ज्यादा मजबूत करें। जैसे मान लीजिए दक्षिण एशिया के देश आपस में व्यापार ज्यादा बढ़ाएं या दक्षिण पूर्व एशिया के देश मिलकर काम करें। आसियान एक उदाहरण है कुछ हद तक। इससे क्या होगा, शायद वैश्विक प्रतिस्पर्धा का जो एक बहुत ज्यादा दबाव होता है वो कुछ कम हो सकता है। सप्लाई चेन छोटी हो सकती हैं, ज्यादा भरोसेमंद हो सकती हैं। अच्छा। और शायद आर्थिक फायदों का बंटवारा उस क्षेत्र के देशों के बीच ज्यादा बराबरी से हो सके और ऐसा करते हुए भी वे बाकी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं, पूरी तरह कटने की जरूरत नहीं। स्रोत में एक बहुत अच्छी पंक्ति है जो इस विचार को दर्शाती है। वो कहते हैं, यह एक नई बनाई गई दुनिया के भीतर दुनिया की गतिशीलता पैदा कर रहा है। इट इज क्रिएटिंग द डायनामिक्स ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ न्यूली क्रिएटेड वर्ल्ड। मतलब बड़ी दुनिया के अंदर ही छोटी छोटी ज्यादा एकीकृत क्षेत्रीय दुनियाएं बन रही हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये तो एक दिलचस्प संभावना लगती है, लेकिन क्या सिर्फ क्षेत्रीय जुड़ाव बढ़ाने से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या ये काफी होगा? शायद इसके साथ एक नई सोच की भी जरूरत है, एक नए मंत्र की। जैसा लेख कहता है, हमें विकास, ग्रोथ, उत्तरजीविता, सर्वाइवेबिलिटी यानी मुश्किल हालात में टिके रहना और स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी यानी पर्यावरण और समाज का ध्यान रखते हुए विकास करना। हाँ, ये तीनों आजकल बहुत चर्चा में हैं। जी, इन लक्ष्यों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा, उन्हें परिष्कृत करना होगा। हमें वैश्वीकरण की एक ऐसी नई कहानी लिखनी होगी, एक नया नैरेटिव गढ़ना होगा जो सिर्फ कुछ चंद लोगों को नहीं बल्कि बहुमत को, ज्यादातर लोगों को ताकत दे, जो बेलगाम ताकतों को, शायद बड़ी एकाधिकारवादी कंपनियां या अनियंत्रित पूंजी प्रवाह को काबू में रखे, और जो न सिर्फ आज के लिए मतलब शॉर्ट टर्म में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लॉन्ग टर्म में सबके भले का सोचे। एक ज्यादा टिकाऊ और समावेशी मॉडल। इस्तेमाल बिखराव पैदा करने के बजाय सबको साथ लेकर चलने यानी समावेशिता को बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए। तो इस सब का क्या मतलब है? लब बोलो आप, क्या है? मतलब शायद यही है कि वैश्वीकरण खत्म नहीं हो रहा जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन हाँ, ये अपना रूप जरूर बदल रहा है। शायद भविष्य का वैश्वीकरण पहले से ज्यादा टुकड़ों में बटा हुआ होगा, ज्यादा क्षेत्रीय होगा और शायद कम अनुमानित, प्रिडिक्टेबल होगा। और भविष्य में वही देश या क्षेत्र सफल होंगे जो इन बदलते समीकरणों को जल्दी समझेंगे, खुद को उसके हिसाब से ढाल पाएंगे और सबसे जरूरी ऐसी नीतियां बना पाएंगे जो प्रतिस्पर्धा और नवाचार के फायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, असमानता को कम कर सकें। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने देखा कि कैसे वैश्वीकरण का वो सफर जो बड़ी उम्मीदों से शुरू हुआ था, आज एक बहुत ही जटिल मोड़ पर आ गया है, जहां बढ़ती असमानता एक बड़ी चिंता बनकर उभरी है। हमने ये भी समझा कि ये असमानता सिर्फ वैश्वीकरण का सीधा नतीजा नहीं है, बल्कि इसके साथ जुड़ी हुई शायद अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा, नवाचार और जो पुनर्वितरण की नीतियां थीं, उनके कमजोर पड़ जाने का मिला-जुला परिणाम है। जी, हमने ये भी देखा कि कैसे दुनिया अब शायद पूरी तरह वैश्विक एकीकरण से हटकर एक ज्यादा क्षेत्रीय जुड़ाव, रीजनल फोकस की तरफ बढ़ रही है, और कैसे समावेशी नीतियों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। ये पूरा विश्लेषण मुझे लगता है यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए न केवल तथ्यों की जानकारी देता है, बल्कि मुद्दों की गहराई और उनके बीच के जो जटिल संबंध हैं, उन्हें समझने में भी मदद करता है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक अंतिम सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा करती है। ये सवाल स्रोत के विश्लेषण पर ही आधारित है, लेकिन शायद हमारी आज की बातचीत से भी एक कदम आगे जाता है। सवाल ये है कि क्या ये क्षेत्रीय वैश्वीकरण वाकई में असमानता का स्थायी समाधान है, या ये बस प्रतिस्पर्धा का एक नया मैदान तैयार कर रहा है जिसमें विजेता और हारने वाले बस बदल जाएंगे। और राष्ट्र और क्षेत्रीय समूह ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये जो नया दौर आ रहा है ये वाकई में समावेशी हो, इंक्लूसिव हो, और हम अतीत की गलतियों को फिर से न दोहराएं? ये सवाल निश्चित रूप से बहुत गहरा है और इस पर लगातार सोचने और बहस करने की जरूरत है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें निबंध लिखना है या इंटरव्यू में अपनी एक संतुलित राय रखनी है। हम अपने सभी श्रोताओं को इन जटिल वैश्विक रुझानों और उनके प्रभावों पर और गहराई से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर इस विषय पर आपके मन में कोई और सवाल है
या आप किसी खास पहलू पर और चर्चा चाहते हैं, खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या इन वैश्विक बदलावों को और बारीकी से समझना चाहते हैं, तो नीचे टिप्पणी करके हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही और गहन चर्चाओं और विश्लेषणों के लिए द डीप डाइव को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई विषय के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।